वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ यूएन के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे यूएन की रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, यानी कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो उसके बाद यूएन में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई थी। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। देखो, जैसे जैसे हमारे सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे हमें अपने आप को भी उसी एनवायरनमेंट में ढालना पड़ता है। तो यूएन को भी यही चीज़ करनी थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जैसे जैसे सराउंडिंग्स चेंज हो रही थी, चेंजेस आ रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ में चेंजेस आ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है यूएन में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। तो यही बात इसमें है कि रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे। रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि एनवायरनमेंट की जो ज़रूरतें हैं उसको सर्व कर सकें। यूएन इज़ नो एक्सेप्शन। यूएन कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, यूएन में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, तो यहाँ पर डिमांड्स उठी है कि भाई यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हाउएवर यहाँ पर बहुत थोड़ी सी क्लैरिटी आती है नेचर ऑफ रिफॉर्म के बारे में। देखो, दो तरीके की रिफॉर्म्स यहाँ पर बताई गई है यूएन में, कि यूएन के लिए दो तरीके की रिफॉर्म्स बताई गई है, दो काइंड्स बताए गए हैं रिफॉर्म्स के। ये नहीं बोला कि सिर्फ दो ही रिफॉर्म्स है, दो काइंड्स बताए गए हैं रिफॉर्म्स की। पहला कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को लेकर, कि जो स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। और सेकंड क्या बोला गया है कि जो भी इश्यूज़ यूएन के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा, यानी कि यूएन के दायरे में जितने भी इश्यूज़ आते हैं उन सब इश्यूज़ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दो तरीके की रिफॉर्म जो है यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ एग्रीड। हर किसी ने एग्री किया कि हाँ रिफॉर्म होने चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म ज़रूरी है। किस चीज़ पर उन्होंने एग्री नहीं किया, वो चीज़ क्या थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कब किया जाए। देखो, क्या मान लो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या किया जाए। यहाँ पर 4 कंट्रीज़ हैं, तो 4 कंट्रीज़ के भी अलग अलग व्यूज़ होते हैं। ये कंट्री कहेगी कि हम इस तरीके से रिफॉर्म ला सकते हैं, ये कंट्री कहेगी कि हम ये करेंगे, ये कहेगी कि हम इस तरीके से करेंगे। तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। ठीक है, मान लो इन दोनों ने एक पॉइंट पर एग्री किया और इन दोनों ने एक पॉइंट पर एग्री किया, तो इस तरीके से क्लैरिटी हमें नहीं मिल पा रही है कि एक्चुअल में किस को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो एग्री नहीं हुए, किस चीज़ पर नहीं हुए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, अगर हम स्ट्रक्चर्स, जो पहली रिफॉर्म की काइंड ऑफ रिफॉर्म की बात की गई, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, उसमें जो सबसे बड़ा डिस्कशन था वो था सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग को लेकर। सिक्योरिटी काउंसिल क्या, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। क्या है सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो फंक्शनिंग है उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा ओपिनियन आता है ऐसा। तो रिलेटेड टू दिस हैज़ बीन द डिमांड फॉर एन इंक्रीज, और इसी से रिलेटेड ये डिमांड होती है कि हमें जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसमें हमें उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ताकि जो रियलिटीज़ हैं कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि पूरी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसमें रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, इसमें 5 और 10 यानी कि टोटल 15 मेंबर्स हैं। तो ये कहते हैं कि हमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप को भी बढ़ाओ और नॉन परमानेंट मेंबरशिप को भी बढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा इसमें अलग अलग व्यूज़ आएंगे, और अलग अलग व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पूरे वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट कर पाएगा, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को। ठीक है, यही चीज़ इसमें बोली गई है कि एक तो ये हम कहते हैं कि भाई जो इंक्रीज़ करना चाहिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट की मेंबरशिप में। ओके, इन पर्टिकुलर देर आर प्रपोजल टू इंक्रीज मेंबरशिप। अब पर्टिकुलरली क्या बोलना चाहते थे कि यहाँ पर जो एशिया है, जो अफ्रीका है, जो साउथ अमेरिका, यहाँ से मेंबरशिप को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने क्या देखा है, जो यूरोप है वहाँ से तो ऑलरेडी यूएस है वहाँ से, तो ठीक है, और यहाँ से एशिया में से नहीं है, अफ्रीका में से नहीं है। तो एशिया में से वैसे चाइना है, बट ये कहते हैं कि भाई
इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ से? एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से। बियॉन्ड दिस दी यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इम्प्रूवमेंट्स, लेकिन इसके अलावा जो यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो चाहती थी कि यूएन के बजटरी प्रोसीजर में इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि बजट में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूटर कोई था तो वो यूएस था। ठीक है। On the issues to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of UN, some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security mission. अब इन्हीं इश्यूज़ को देखते हुए और किसको प्रायोरिटी दी गई, एक जो कुछ कंट्रीज़ थी, कुछ एक्सपर्ट्स जो थे वो ये चाहते थे कि यूएन जो है वो इफ़ेक्टिव रोल प्ले करे पीस और सिक्योरिटी मिशन में, शांति को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करे। कुछ दूसरे लोग ये चाहते थे, मतलब दूसरी कंट्रीज़ ये चाहती कि डेवलपमेंट के लिए काम करे, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करे, जिसकी हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट पे, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, तो इस तरीके से काम करें। ठीक है। तो ये काफ़ी तरीक़ों की रिफॉर्म्स हमने देखी, सिर्फ ये दो काइंड की रिफॉर्म में से भी हमने काफ़ी तरीक़ों की काफ़ी रिफॉर्म्स यहाँ पर देखी। ठीक है। Let us look at both sets of reforms with an emphasis on reform of structure and processes. UN जो है वो 1945 में इस्टाब्लिश हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हमें पता है इस बात का। तो the way it organized and the way it function reflected the realities of world politics. किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स की रियलिटी को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर जब हुई, तो कोल्ड वॉर के बाद ये जो रियलिटीज़ थी ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, यानी कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए थे कोल्ड वॉर के बाद। जो चीज़ कोल्ड वॉर से पहले अलग थी अब वो कोल्ड वॉर के बाद अलग दिख रही है। तो क्या चेंजेस थे? सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, वी नो दैट सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, सिर्फ यूएस से स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बची हुई थी। रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप थी, द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया जो कि सक्सेसर है किसका? सोवियत यूनियन का, और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो अब ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गई थी। चाइना इमर्ज हो रहा था, इंडिया भी इमर्ज हो रहा था, इकोनॉमीज जो थी एशिया की वो ग्रो हो रही थी बहुत ज़्यादा। नई नई कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी यूएन को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो सोवियत यूनियन से या फिर फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट से, जो कि ईस्टर्न यूरोप की स्टेट से आज़ाद हो गई थी, तो इस वजह से नई नई कंट्रीज़ ज्वाइन कर रही थी। काफ़ी सारे चैलेंजेस कन्फ्रंट करने पड़ रहे थे वर्ल्ड को, जैसे कि सिविल वॉर जैसे सिचुएशन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ठीक है, टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, तो ये सारी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ रही थी। ऐसी सिचुएशन में 1989 में जैसे कोल्ड वॉर ख़त्म होती है तो क्वेश्चन आता है जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा होता है, वो है यूएन डूइंग इनफ? इज़ यूएन डूइंग इनफ? क्या यूएन सफिशेंटली अच्छे से काम कर रहा है? इज़ इट इक्विप टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? क्या ये वही कर रहा है जो इसको जिसको करने की ज़रूरत है? व्हाट शुड इट बी डूइंग? और अगर नहीं तो इसे क्या करना चाहिए, एंड हाउ? और करे तो कैसे करे? क्या कौन कौन सी रिफॉर्म्स ज़रूरी है इसको और भी अच्छे से ताकि ये काम कर पाए, बेटर काम कर पाए। फॉर द पास्ट डिकेड एंड हाफ मेंबर स्टेट्स जो है वो ऐसे क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, यानी कि जो पहली रिफॉर्म है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हमारी सेकेंड रिफॉर्म आएगी, दैट इज जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। ठीक है। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।